हेलो स्टूडेंट्स, आज तारीख है 24 जनवरी 2026 और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज एडिटोरियल हम कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे एडिटोरियल से। ये जो एडिटोरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, नो डाउट। डीलिमिटेशन आफ्टर 2027, इसमें है क्या पूरा देखते हैं। जो पहला शब्द है डीलिमिटेशन एक्ट 2027, ये डीलिमिटेशन है क्या। देखो, एक कमिटी बनाई गवर्नमेंट अभी 27 में, कमिटी बनाई गवर्नमेंट। वो कमेटी डिसाइड करेगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मतलब लोकसभा की सीट बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। आप समझ रहे हो ग्रेविटी ऑफ द मैटर। वो कमेटी डिसाइड करने वाली है कि लोकसभा की सीट बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी, पहली चीज। और किस स्टेट को कितनी सीट मिलेगी ये देखने वाली है वो कमेटी, डीलिमिटेशन कमेटी। ये बहुत पावरफुल कमेटी है, ठीक है। अभी तक जितनी भी कमेटी देखी होगी आपने, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कमेटी यही है, ठीक है। इसका फैसला क्या बाइंडिंग होता है? बिल्कुल बाइंडिंग होता है। इंडिया में बहुत सारी कमेटी आपने सुनी होगी, मगर किसी का भी फैसला बाइंडिंग नहीं होता है। डीलिमिटेशन कमेटी का जो फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डीलिमिटेशन कमेटी। पहली जो चीज मैंने आपको बता दी कि ये डीलिमिटेशन क्या है। डीलिमिटेशन क्या करता है, डीलिमिटेशन कमेटी आपको बताएगा कि जो सीट्स हैं, लोकसभा की सीट्स हैं, उसको उसकी नंबर्स इंक्रीज करना है कि नहीं करना है ये बताएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी समझते हो आप लोग, जैसे पूरा देश है हमारा, पूरे देश में अगर 504 550 जो भी सीट्स है लोकसभा में, वो पूरी सीट्स पूरे देश में छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है। छोटी छोटी टेरिटोरियल एरिया, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी हुई है ना। अब ये क्या कर सकता है, ये डीलिमिटेशन कमेटी क्या कर सकता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। ये क्या काम कर सकता है डीलिमिटेशन कमेटी, ठीक है। तो ये है डीलिमिटेशन कमेटी। अब दूसरा सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों है, एकदम से इसकी जरूरत क्यों आ गई। इसका पहला कारण यह है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 1987 में शायद ये लास्ट टाइम बनी थी, इफ मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या डेटा था। हाँ, 1971 में इंडिया की पॉपुलेशन 54 करोड़ थी। अभी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई है, ऊपर ज्यादा हो गई, 150 करोड़ अप्रोक्सीमेटली हो गई इंडिया की पॉपुलेशन, मतलब 3 गुना बढ़ गई है इंडिया की पॉपुलेशन। ये कारण है पहला, ठीक है। क्योंकि तब से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो उसी साइज में है, जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है वो भी उसी साइज में है। होता क्या है, अब नंबर बढ़ गए हैं, नंबर बढ़ गए हैं मतलब अगर सपोज यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो यूपी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए और लोग होने चाहिए लोकसभा में। ये बात हो रही है, ठीक है। अगर कम लोग हैं, सपोज केरला में कम लोग हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कम लोग होने चाहिए। मतलब यह है आर्टिकल 14 ये कहता है राइट टू, मतलब हर इंसान के वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर 10 करोड़ लोग मिलके यूपी में 10 करोड़ लोग मिलके एक एमपी बना रहे हैं, और केरल में 1 करोड़ लोग मिलके एक एमपी बना रहे हैं, तो दोनों की वोट की वैल्यू क्या है, अलग अलग हो गई है। तो डीलिमिटेशन कमेटी का मतलब डीलिमिटेशन कमेटी का काम यह है कि हर इंसान के वोट की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 ये काम करेगा। और ये काम करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज को चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ा सकते हैं। ये दो काम कर सकते हैं लोग, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई। ये हो गया पहला कारण जिसकी वजह से डीलिमिटेशन कमेटी होनी चाहिए। दूसरा कारण क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डीलिमिटेशन कमेटी की। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर इसने नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने के लिए बोली, मतलब लोकसभा रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ाने के लिए बोली, लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स अभी 540 है, 888 जो अभी नई लोकसभा बनी उसकी जो कैपेसिटी है वो 888 है। अगर वो बढ़ाने की बात बोली तो फिर क्या होगा, तो फिर
जो कोalition गवर्नमेंट बनेगी उसमें फर्क पड़ सकता है, फेडरलिज्म में फर्क पड़ सकता है, इन सारी चीजों में फर्क पड़ सकता है। इसीलिए डीलिमिटेशन कमेटी क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो आप, अगर सपोज ये हो गया कि उन्होंने ये बोल दिया कि यूपी को सीट ज्यादा देंगे, अभी यूपी के पास कितनी सीट्स हैं, अराउंड 80 सीट्स हैं। सपोज डीलिमिटेशन कमीशन ने बोल दिया अभी जो पॉपुलेशन बढ़ गई यूपी की वो 150 हो गई, 150 सीट बोल रहे, अगर मतलब जो भी पॉपुलेशन बढ़ गई है उस हिसाब से यूपी को 150 सीट मिलनी चाहिए। केरल में अभी 23 सीट्स है या फिर 25 सीट्स हैं, उसको अगर जैसे अगर अभी पॉपुलेशन जो बड़ी कम हुई है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग केरल के पास 20 सीट होनी चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। पर अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी, पॉलिटिकल कोalition। फिर तो बिहार और यूपी की, अगर यूपी में अगर बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट है आपकी, अगर आपकी पार्टी बिहार और यूपी में जीत रही है तो आप सेंटर में भी आप जीतोगे, कभी साउथ का रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं, फेडरलिज्म बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के लिए, ये सारी चीजें अच्छे से देखने के लिए डीलिमिटेशन कमेटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, राइटर ने ये वाली बता दी, राइटर ने बता दिया कि जरूरी क्यों है और क्या क्या इंपैक्ट कर सकता है डीलिमिटेशन कमेटी। अब उसके बाद देख लेते हैं कि राइटर ने कुछ सजेशन दिए हैं कि डीलिमिटेशन कमेटी को अगर अच्छे से काम करना है, मतलब इस तरीके का फैसला डीलिमिटेशन कमेटी ले सकती है ताकि फेडरलिज्म स्ट्रांग हो जाए। कुछ सजेशन दिए हैं, उसको उन्होंने खुद काउंटर भी करा है, मतलब डीलिमिटेशन कमेटी ये फैसला ले सकती है। पहला तो उन्होंने ये बोला है कि 2001 में लास्ट डीलिमिटेशन कमेटी आई थी, ठीक है। 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद कोई भी डीलिमिटेशन कमेटी का फैसला नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए कोई भी डीलिमिटेशन कमेटी का फैसला उस टाइम पे माना नहीं, ठीक है। पर अभी भी तो वही कंडीशन है, जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं अभी भी वही कंडीशन है। राइटर ने बोला अभी भी पॉपुलेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। मैंने भी डेटा बताया आपको, पहले 50 करोड़ पॉपुलेशन थी, 57 करोड़ थी हमारे 1971 में। अभी कितनी पॉपुलेशन हो गई है, अराउंड 150 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है, इससे ज्यादा ही पॉपुलेशन हो गई है। अभी भी तो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो क्यों ना फ्रीज कर दिया जाए, डीलिमिटेशन कमेटी फिर से ना बनाई जाए। पहला पॉइंट राइटर ने ये बोला। पर राइटर ने इस पॉइंट को काउंटर करते हुए ये बोला, बट इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम ये है, राइटर ने बोला कि आर्टिकल 14 ये बोलता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14। अगर आप डीलिमिटेशन कमेटी लाओगे नहीं और उसे फिर से ही जैसे स्टेटस को जैसे पहले चल रहा था अभी भी वही चलने दोगे, तो राइट टू इक्वालिटी वाली बात नहीं रहेगी, आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये वाली बात राइटर ने बोली। दूसरा जो राइटर ने पॉइंट दिया है, इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट। राइटर ने दूसरा सजेशन दिया है, डीलिमिटेशन कमेटी है और नंबर ऑफ लोकसभा की सीट बढ़ा दे, 8 कर दे। अगर सीट बढ़ा देगा तो फिर क्या होगा, तो क्या इससे इक्वालिटी, कैसे फेडरलिज्म, क्या इससे जो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया स्ट्रांग हो जाएगा, क्या कोalition गवर्नमेंट बनने से नुकसान होगा इसमें, मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर डीलिमिटेशन कमेटी अगर 888 कर दे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई भी कोई फायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोकसभा में सीट्स कितनी हो जाएंगी, अगर 888 भी कर दे तो आप जरा यहां देखो डेटा, अगर सीट 888 हो जाए और पहले सीट 543 थी, तो यूपी का रिप्रेजेंटेशन, यूपी में 80 सीट्स थी, अगर 888 हो जाएगा तो यूपी का रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। केरल का अभी कितना है, 20 है, केरल का बाद में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ज्यादा डिफरेंस देखो आप, कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। क्या इससे फेडरलिज्म इंक्रीज होगा, नहीं होगा। तो यही बात राइटर ने कहा कि अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा देंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। फिर राइटर ने कहा तीसरा पॉइंट, यूज वेटेड फॉर्मूला। वेटेड फॉर्मूला का यूज करने को राइटर ने, इसका मतलब क्या है, देखो फाइनेंस कमेटी बनती है, वो ये सजेस्ट करती है कि जिस मतलब उसका जो बजट में जो पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला काम करती है फाइनेंस कमेटी।
तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है उसको सजेशन में फाइनेंस कमेटी बोलती है कि बहुत सारे पॉइंट देती है कि जिसके पास ज्यादा पॉपुलेशन है उसको ज्यादा पैसा दो, जिसने ज्यादा डेवलपमेंट करा है उससे ज्यादा पैसा दो, जिसने फॉरेस्ट में ज्यादा काम करा है उससे ज्यादा पैसा दो। वैसे ही वैसे ही राइटर ने सजेस्ट करा है जो डीलिमिटेशन कमेटी बनी है उनसे भी आप यही बोलो कि सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड मत करो, आप डेवलपमेंट वाला क्राइटेरिया भी यहां पे इंक्लूड करो। ये राइटर ने बोला है। उन्होंने बोला है कि सिर्फ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन को ध्यान मत दो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना रहे हो तो 70-30 या फिर 80-20 के हिसाब से डिवाइड करो। 80% हिस्सा उसे दो जो कानून बना रहा है, 80% हिस्सा पॉपुलेशन को दो और 20% या फाइनेंस को दो, या फिर 70% पॉपुलेशन को दो 30% फाइनेंस को दो। ऐसा काम करो। ये तीसरा सजेशन दिया। चौथा सजेशन जो राइटर है उन्होंने दिया कि राज्यसभा को स्ट्रांग करो। अगर आपको डीलिमिटेशन बनाना है और आपको पोलैरिटी भी इंक्रीज नहीं करनी है स्टेट्स में, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करना है, डेमोक्रेसी को सही से बनाना है, फेडरलिज्म को बनाना है, तो आप राज्यसभा को स्ट्रांग करो। राइटर ने बोला पहले राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता था, जो लोकल होता था उस पर्टिकुलर राज्य का वही रिप्रेजेंट करता था उस पर्टिकुलर टेरिटरी को। अभी क्या होता है, वाराणसी की राज्यसभा से कोई गुजरात का इंसान भी बन सकता है वहां से एमपी राज्यसभा के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये वाली बात बोली उन्होंने। दूसरा ये बोला राज्यसभा में जैसे यूएस की सीनेट है, यूएस की सीनेट में क्या होता है कि हर पर्टिकुलर टेरिटरी की जगह फिक्स करके रखी है, 2 सीट हर जगह की फिक्स करके रखी है। तो क्यों ना हम भी ऐसे ही करें, पर्टिकुलर राज्य के लिए जो सीट है फिक्स कर दें। अगर हम ऐसा 2-2 सीट फिक्स ना करें हर स्टेट के लिए, तो हम ऐसा करें कि जो बड़े स्टेट्स है उनको 10 सीट दे दें, जो छोटे स्टेट है उन्हें 7 सीट दे दें, 5 सीट दे दें। इस तरीके से डिवाइड कर दें। मगर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राज्यसभा को स्ट्रांग करना चाहिए। ये दूसरी बात बोली। ठीक है, ओके। अगली बात क्या है, और आखिरी बात ये बोली कि या तो आप जो बड़े स्टेट्स हैं आपके जैसे यूपी है उसको डिवाइड कर दो, उसको पूर्वांचल बुंदेलखंड इसमें डिवाइड कर दो। फिर आखिरी बात बोला कि जो इंप्लीमेंटेशन है इसका, डीलिमिटेशन कमेटी का जो इंप्लीमेंटेशन है वो क्या करो, आप धीरे धीरे करना शुरू कर दो। आप अगर ये काम करोगे धीरे धीरे तो भी काम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बता के उन्होंने बोला कि इस तरीके से आप डीलिमिटेशन कमेटी को इंप्लीमेंट कर सकते हो, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीलिमिटेशन कमेटी सिर्फ डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डीलिमिटेशन कमेटी दूसरी चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक वुमेन के लिए भी इंपॉर्टेंट डीलिमिटेशन कमेटी, और दूसरा सुप्रीम वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी इंपॉर्टेंट है डीलिमिटेशन कमेटी। कैसे? देखो, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट आया था, उसमें यह बोला था कि 33% सीट रिजर्व होगी लोकसभा में और असेंबली में, किसके लिए? वुमेन के लिए होगी। पर इसमें यह क्लॉज डाला था, ये जो इंप्लीमेंटेशन है इसका 33% रिजर्वेशन का जो इंप्लीमेंटेशन है, ये कब से करेंगे इंप्लीमेंटेशन? पता है आपको? ये इंप्लीमेंटेशन की बात हुई थी जब सेंसस आएंगे, जो नई जो डीलिमिटेशन कमेटी बनेगी उसके बाद से इंप्लीमेंटेशन होगा इसका। तो इसका इंप्लीमेंटेशन कब होगा? 2027 के बाद ही होगा। ये होगी पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसका इंप्लीमेंटेशन अगर डीलिमिटेशन कमेटी का 2027 बन भी गई तो भी उसको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन मतलब डीलिमिटेशन कमेटी जो बोलेगी उसको इंप्लीमेंट करने में भी लगभग 10 साल लग जाएंगे, 10 साल के अराउंड लग जाएंगे। और मैं 10 साल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लास्ट टाइम 2001 में जब उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि टेरिटोरियल की मतलब इंटर स्टेट जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसे चेंज कर दो, तो उसी में ही 4-5 साल लग गए थे। तो अब तो पूरे देश की जो टेरिटरी है वो बदलने वाली है, तो उसमें 10 साल तो अप्रोक्सीमेटली लग जाएंगे। तो मतलब वुमेन रिजर्वेशन, राइटर ये कह रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन मतलब 2034 से पहले तो नहीं मिलने वाला, राइटर ने बोला है। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। दूसरी बात है एससी और एसटी के रिगार्डिंग, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। देखो, शेड्यूल ट्राइब का सिंपल है, शेड्यूल ट्राइब में क्या होता है, सीट रिजर्व होती है। शेड्यूल ट्राइब के लिए पर्टिकुलर सीट्स क्या होती है? रिजर्व होती है लोकसभा में। अब सीट कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कौन सी सीट रिजर्व होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मेजॉरिटी पॉपुलेशन में।
जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एसटी पॉपुलेशन मेजोरिटी में है तो वहां पे क्या होगा, सीट रिजर्व हो जाएगी एसटी के लिए। पर ये जो एससी के लिए अप्लाई नहीं है। एससी के लिए 2 पॉइंट है। एक तो क्या है, जनरल पॉपुलेशन क्या हो, ज्यादा हो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट दिया है जो इस एससी का जो सीट रिजर्वेशन में है, वो है कि वो सीट पूरे स्टेट में स्प्रेड होनी चाहिए। पूरे स्टेट में स्प्रेड होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि सपोज मैं आपको पहले पॉइंट दिखा देता हूं जो लिखा हुआ है राइटर ने। जो एसटी का है उसमें तो सिंपल ही है कि रिजर्व सीट्स फॉर द एसटी शैल बी इन एरिया वेयर देयर पॉपुलेशन इज हाईएस्ट। जहां पॉपुलेशन हाईएस्ट होगी वहां पे एसटी की सीट मिल जाएगी। पर एससी के रिगार्डिंग ये बोला है, 2 वर्ड बोले हैं, जहां पे कंपैरेटिवली लार्ज मेजॉरिटी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज है डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। इसका मतलब ये है, सपोज यूपी है, ये एग्जांपल देख लो आप। एग्जाम्पल हाँ देखो, ये यहां पे लिख देता हूं मैं, डीविंग 30। देखो एससी का रिगार्डिंग ये बोला है कि एससी में 2 चीज चाहिए। एक तो पॉपुलेशन हाई चाहिए, मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन हो। दूसरी चीज चाहिए कि स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट रहे सीट। इसका मतलब यह है कि अगर ई 32%, मतलब 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है एक स्टेट में, ठीक है, ये साउथ में, ई वाली साउथ में, एफ वाली साउथ में और डी वाली कहां पर है, नॉर्थ में है। ई वाली साउथ विंग में 32% पॉपुलेशन है। सपोर्ट 2 ही सीट लेनी है, 3 सीट में से 2 ही सीट मिलने वाली है एसटी को। तो एक तो ये मिल जाएगी कि भाई साउथ विंग की 32% है। दूसरी लेना चाहिए कौन सी, साउथ विंग की 31% इसमें पॉपुलेशन है एससी की, वो लेनी चाहिए। पर लिया कौन सी जाएगी, ये वाली ली जाएगी। क्यों ली जाएगी ये वाली, क्योंकि ये नॉर्थ में, मतलब एक स्टेट को कवर कर रहा है, स्टेट में क्या है, स्प्रेड है, ये ली जाएगी। अब यहां पर कौन सी ली जाए, ये ली जाए कि इसके अलावा एक और डी ई एफ बी, अगर एफ जी, अगर एक जी वाली भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जी वाली भी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सपोज जी वाली भी है, कि डी वाली ली जाए या जी वाली ली जाए, ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन लेंगी डीलिमिटेशन कमेटी। अब डीलिमिटेशन कमेटी बना तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही रही है ना, तो जो सेंटर पे जो पावर होगी उस हिसाब से फैसला होगा कि डी लेना है कि जी लेना है। तो ये अल्टीमेटली इस तरीके से डीलिमिटेशन कमेटी किस तरीके से विमेन को अफेक्ट करेगी, विमेन रिजर्वेशन को अफेक्ट करेगी, किस तरीके से जो शेड्यूल कास्ट है उसके रिप्रेजेंटेशन को अफेक्ट करेगी, ये तो हमने बात देख ली, ठीक है। तो ये आज का एडिटोरियल, जो पहला एडिटोरियल है वो खत्म होता है। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा जो एडिटोरियल है वो इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरे एडिटोरियल में राइटर किसके बारे में बताते हैं, यूरोपियन यूनियन की जो अभी हमारा 26 जनवरी को जो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हमारे देश में आने वाले हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट, इसके रिगार्डिंग बात होने वाली है। अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि साइन हो गया, उसके रिगार्डिंग बात होने वाली है। तो उस बात को करने के लिए, और वो एग्रीमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और वो एग्रीमेंट क्यों हो रहा है, उसके रिगार्डिंग के एडिटोरियल आया, ठीक है। चलिए, ये एडिटोरियल बहुत बढ़िया राइटर ने लिखा है। तो राइटर ने पहले लिखा है कि 77th हमारा रिपब्लिक डे बनाने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग जो यूरोपियन यूनियन लीडर आने वाले हैं और डील करने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग बात हुई है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि ये अभी क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा क्या हो गया अभी, पिछले 2008-9 से एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात हो रही है, पर ये अब क्यों हो रहा है। तो राइटर ने बोला अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यूरोप है, यूरोप का जो दोस्त था अमेरिका, उससे उनकी लड़ाई चल रही है, मतलब अच्छे से बन नहीं रही है। दूसरा ये है कि हमारी भी अमेरिका से नहीं बन रही है, ठीक है। पहला फैक्टर तो ये हो गया, अमेरिकन फैक्टर। दूसरा है चाइना और रशिया। यूरोपियन यूनियन को यूरोपियन यूनियन को कौन परेशान कर रहा है, रशिया परेशान कर रहा है और चाइना परेशान कर रहा है। और हमें कौन परेशान कर रहा है, चाइना परेशान कर रहा है, इसलिए हमें इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। तीसरा ये है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब ये है कि अगर हम यूएस पर डिपेंड रहेंगे ट्रेड के लिए,
अगर यूरोप डिपेंड रहेगा यूएस पर ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, तो यूएस कभी भी टैरिफ लगा के हमारी स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए हमें कोई और मार्केट ढूंढना पड़ेगा। यूरोप को अपनी अगर कारें एक्सपोर्ट करनी है तो अमेरिका के अलावा कोई और मार्केट देखना पड़ेगा। यूरोप को अगर चाहिए उनको कोई कपड़ा इंपोर्ट करके दे, मतलब कपड़ा उनके यहाँ पे एक्सपोर्ट करे, तो उन्हें कोई मार्केट देखना पड़ेगा। अगर यूरोप को चाहिए सस्ते लेबर तो उन्हें कोई और मार्केट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री होती है इंडिया की। व्हाट द एफटीए डिलीवर। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या क्या डिलीवर करेगा इंडिया को और क्या डिलीवर करेगा यूरोपियन यूनियन को, वो देख लेते हैं। पहला है ऑटोनॉमी, ऑटोमोबाइल मशीनरी। ऑटोमोबाइल मशीनरी क्या होता है? हमने यूरोपियन यूनियन से, यूरोप से जो भी कार आ रही है उस पर हमने 100% टैरिफ लगा के रखा है, जिसकी वजह से वो कारें इंडिया में आती है, महंगी हो जाती है और इंडिया में बिक नहीं पाती है। तो वही यूरोप बोल रहा है कि साहब हम एफटीए करेंगे आपसे, पर एफटीए में पहला जो बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो टैरिफ आप हम पे लगा रहे हो, हमारी कारों पे लगा रहे हो, उसे कम कर दो। ये वाली बात होगी। इससे क्या होगा? यूरोप को फायदा होगा, उसकी कार एक्सपोर्ट होगी ज्यादा। अब इससे इंडिया को नुकसान होगा। इंडिया ने अभी तक इसलिए ऐसा नहीं करा, इंडिया अभी तक 100% टैरिफ इसलिए लगा रहा था क्योंकि इंडिया की जो कंपनीज हैं, इंडिया में जो महिंद्राज हैं और ये जो अलग अलग कारें हैं, टाटा जो कार है, इनका मार्केट खराब होता है, इसलिए अभी तक इंडिया ने करा नहीं। पर इंडिया भी बोल रहा है, बिल्कुल साहब जो आप बोल रहे हैं वो बात मानेंगे, पर जो रिडक्शन होगा टैरिफ में, जो रिडक्शन होगा वो होगा फेज रिडक्शन। फेज, धीरे धीरे रिडक्शन करेंगे हम। अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई है और गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में आने के लिए, पर कुछ कंडीशन लगाई है, पर अलाउ तो कर दिया है। ठीक है। अब दूसरा जो बात होगी वो होगी टेक्सटाइल से रिलेटेड। अगर हमें इंडिया को यूरोप का मार्केट मिलता है, मतलब अगर हम अपना टेक्सटाइल वहां पे एक्सपोर्ट कर दें, तो हमें $2 बिलियन का फायदा हो जाएगा। $2 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। जब भी हम अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप के पास, तो यूरोप हमारे ऊपर 10 से लेके 15% तक टैरिफ लगाता है। जबकि बांग्लादेश के लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को अपना प्रोडक्ट, तो उस पर 0 टैरिफ होता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश का फायदा हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। अगर हमारा एफटीए होगा यूरोप से, तो हमारे प्रोडक्ट वहां पे सस्ते दाम पे बिकेंगे और हमें अराउंडली $2 बिलियन का फायदा हो सकता है। ये वो दूसरी चीज। तीसरा है फार्मा और केमिकल्स। हम लोग फार्मा ऑफ वर्ल्ड हैं, ठीक है, हम लोग क्या है? फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। ये बात क्लियर है, अभी तक तो है हम, पर हम यूरोप में अपनी दवाई नहीं बेच पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि यूरोप क्या करता है, किसी ना किसी बहाने से रेड टैपिज्म करके हमारे प्रोडक्ट को वहां पर जाने नहीं देता है, हमारी कंपनीज को हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने नहीं देता है वहां पे। तो जब हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, तो रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन, जो बहुत सारे नियम यूरोप ने लगा कर रखे हमारे ऊपर, वो हार्मोनाइज हो जाएंगे, वो चीजें, वो नियम क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। ठीक है। और रिकॉग्नाइज करेगा यूएस हमारी यूरोप हमारी इंपॉर्टेंस को। चौथा है डिजिटल एंड सर्विस मोबिलिटी फॉर प्रोफेशनल्स। चौथी चीज ये होगी कि हमारे आईटी वर्कर जिनको यूएस से निकाला जा रहा है, बार बार आए दिन खबर आती है कि यूएस में आईटी, हमारे जो इंडियंस काम कर रहे हैं वहां पे कंपनी में, उनको निकाला जा रहा है। तो हमें नया मार्केट मिलेगा, हमारे आईटी वर्कर्स वहां अब यूरोप में काम करेंगे आसानी से, तो नया मार्केट मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स यूरोप में बिक सकते हैं आराम से। जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काम साइन करेंगे, तो हम उनकी वहां पे जो ई कॉमर्स कंपनी, जैसे हमारे यहाँ पे ब्लिंकिट है और बहुत सारी कंपनीज हैं, ईबे वगैरह जो भी कंपनी, बहुत सारी तो फॉरेन की कंपनी है, तो यूरोप की जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनसे हम बात करके हमारे जो नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को हम बिकवा सकते हैं वहां पे। ये वाली बात भी हो जाएगी। ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि डिफेंस में हमारी पार्टनरशिप हो सकती है। ऑल्दो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिफेंस के रिगार्डिंग नहीं है, पर साइड लाइन में हम सिक्योरिटी एंड डिफेंस की पार्टनरशिप के बारे में तो बात कर ही रहे हैं। और पार्टनरशिप डिफेंस के बारे में पार्टनरशिप नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा कि हम उनसे खरीदने की बात कर रहे हैं कि प्लीज अपना 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 डिफेंस वेपन हमें दे दो। हम उनसे बात कर रहे हैं को प्रोडक्शन की, पार्टनर बनने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आप सेलर बन जाओ हमारे, हम बोल रहे हैं पार्टनर बन जाओ। ठीक है, ये वाली बात कर रहे हैं, जिससे रशिया पे डिपेंडेंसी, और आए दिन यूएस हम पे बोलता है कि आप रशिया से दोस्ती मत करो वगैरह वगैरह, ये सब परेशानी थोड़ी कम होगी। रिसेंटली जर्मनी के चांसलर भी आए थे, तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट वाला काम करेंगे। ठीक है। छठवां एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट।
यूएस ने एक बड़ा काम शुरू कर दिया है अब। यूएस अब कार्बन, यूरोपियन यूनियन अब कार्बन टैक्स लगा रहा है। ये सीबीएम का फॉर्म क्या है? सीबीएम का फॉर्म है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्या फुल फॉर्म है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के अंदर जब हम हमारा स्टील या फिर हमारा लोहा अगर उनके यहाँ पे जाता है तो फिर वहां पे बॉर्डर में यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर में एक चेकिंग होती है कि भाई आपका लोहा और आपका जो स्टील आ रहा है वो उसको बनाने में कितना कार्बन लगा है, मतलब कितना कार्बन एमिशन हुआ है, वो चेक होता है। अगर कार्बन एमिशन ज्यादा हुआ है तो वो 20% से लेके 15% से लेके 20% आपसे टैक्स लेते हैं। तो उन्होंने बात करी इसके रिगार्डिंग, मतलब एफटीए एग्रीमेंट इसके रिगार्डिंग भी होगा। हम यूरोप से ये बोलेंगे कि सर ठीक है आप टैक्स लगाओ और सही बात है कि कार्बन को इमिशन कम होना चाहिए, हम भी यही काम कर रहे हैं, पर थोड़ा टाइम दो, आप हमें ट्रांजिशन पीरियड दो पहले प्लीज। ठीक है, अगर आप हमें ट्रांजिशन पीरियड दोगे तो हमारा काम भी हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात बोली यूरोप ने। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है होने वाला है यूरोप और इंडिया के बीच में, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, मतलब मदर ऑफ ऑल डील। अभी चांस जो यूरोपियन यूनियन के लीडर ने भी यही बोला था, मदर ऑफ ऑल डील। इसको मदर ऑफ ऑल डील क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी डील है जो ये बता रहा है कि इस इतना इतना मल्टीपोलर बाइपोलर और यूनिपोलर जो वर्ल्ड हो रहा है बार बार, इस लोग आपस में लड़ रहे हैं, देश आपस में टैरिफ लगा रहे हैं, इकोनॉमिक वॉर हो रहे हैं, इस कंडीशन में भी आप न्यूट्रल रह सकते हो। ये एग्रीमेंट ये बता रहा है। ये एग्रीमेंट यूरोप की पॉलिसी और इंडिया की पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है इस बारे में बता रहा है। देखिए, इट इज अ स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट फॉर अ वर्ल्ड दैट इज टाइड ऑफ पिकिंग साइड्स। पूरे वर्ल्ड में लोग किसी को पिक कर रहे हैं, एक साइड में जा रहे हैं बिटवीन सुपर पावर्स। लोग सुपर पावर्स आप एक दूसरे को पिक कर रहे हैं, एक दूसरे के साइड में जा रहे हैं, पर यहां पे हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। इसीलिए ये ब्लूप्रिंट ऑफ वर्ल्ड है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए ब्लूप्रिंट है ये। यूएस आपका दोस्त है तो आपको इससे दोस्ती नहीं करनी, आपको ईरान से दोस्ती नहीं करनी, आपको रशिया से दोस्ती नहीं करनी, आपको चाइना से दोस्ती नहीं करनी। अगर यूएस आपका दोस्त है, यूएस आपका दुश्मन है तो आप रशिया दोस्ती करो। तो पिकिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अगर यूएस ने बोला इसको वोट नहीं देना तो ये पूरा यूरोप भी इसको वोट नहीं देगा, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हट होती है। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ाने वाला, सॉवरेनिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए ये एक एग्रीमेंट बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। ठीक है, हमें जो यूएस है, यूएस की वजह से यूरोपियन यूनियन रशिया से ऑयल नहीं ले पा रहा था, रशिया से ऑयल ले पाएगा, सॉवरेनिटी है। यूएस की वजह से यूरोपियन यूनियन रशिया के अगेंस्ट वोट करता है, अब नहीं करेगा, चाइना को सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है मल्टी अलाइनमेंट वर्सेस नॉन अलाइनमेंट। पहले नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसीज चलती थी, अब चलती है मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसीज। ये वाली बात बोली राइटर ने। देखो मल्टी अलाइनमेंट कैसे बोला, हम इंडिया क्वाड के मेंबर है, इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है। क्वाड एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, उसका मेंबर भी है। ब्रिक्स में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, उसके बाद भी इंडिया क्वाड का पार्टनर है। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया, अब नॉन अलाइनमेंट वाला टाइम चला गया, राइट, ये राइटर ने बोला। डी रिस्किंग और नॉट कपलिंग 100%, मतलब राइटर ने बोला ये पॉलिसी आपको बताती है कि 100% किसी पे डिपेंड नहीं होना है, और ये पॉलिसी किसी को 100% डिपेंड होने नहीं देती ना। अब इस पॉलिसी के बाद ना यूरोप चाइना पे डिपेंड रहेगा, ना हम यूएस पे डिपेंड रहेंगे सिक्योरिटी के लिए, ऑयल के लिए, है ना। ये वाली बात बोली है। ठीक है, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ये डिजिटल सॉवरेनिटी अवेलेबल कराएगा, क्लाइमेट सॉवरेनिटी अवेलेबल कराएगा और डिफेंस सॉवरेनिटी अवेलेबल कराएगा। बहुत 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 भारी शब्द हैं ये, और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये, और इन शब्दों का यूज आप हर जगह पे, मतलब यूपीएससी मेंस के बहुत सारे आंसर्स में कर सकते हो। डिजिटल सॉवरेनिटी मतलब हम सिलिकॉन वैली पे डिपेंड नहीं है, हम चाइना की ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हम आपस में ट्रेड करके, यूरोप और इंडिया आपस में डील करेंगे डेटा सेंटर के रिगार्डिंग, डेटा को इक्वली मतलब एक्सेस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। हम पूरी तरीके से सिलिकॉन वैली पे डिपेंड नहीं रहेंगे। डेटा, इसे बोलते हैं डिजिटल सॉवरेनिटी। टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हम यूरोप पे, यूएस पे डिपेंड नहीं रहेंगे। दूसरा है क्लाइमेट सॉवरेनिटी।
क्लाइमेट सॉवरेनिटी, क्लाइमेट के रिगार्डिंग हम पे वो प्रेशर डाल रहा है, वो यूरोप लगा रहा है। पर जब ये डील हो जाएगी तो यूरोप से हम बात करेंगे सर हमें थोड़ा ट्रांजिशन टाइम दे दो, पहली चीज। दूसरी चीज उसने बोली कि सर ट्रांजिशन टाइम के साथ आप थोड़ी सी हमें टेक्नोलॉजी अवेलेबल करा दोगे ना, तो हमें ईजी हो जाएगा आपको एक्सपोर्ट करना। तो जो रिकॉग्निशन वाली टाइम, रिकॉग्निशन जो मिलेगा हमें इस एग्रीमेंट के बाद, हार्मोनाइजेशन जो दोस्ती होगी यूरोप और इंडिया के बीच में, उससे क्लाइमेट सॉवरेनिटी मिलेगी हमें। हमें ये चूज नहीं करना पड़ेगा कि ग्रीन एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट के बीच में हमें डेवलपमेंट चूज नहीं करना पड़ेगा, हम दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। जब हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी मिलेगी तो हम एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में से चूज करने का हमें परेशानी नहीं होगी, हम दोनों को साथ में लेके जा सकते हैं। तीसरा है डिफेंस सॉवरेनिटी, हम को प्रोड्यूस कर पाएंगे। यूएस से हमें डील नहीं करनी, यूएस पर डिपेंड नहीं पड़ रहना हमें एक मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए, मिलिट्री वेपन्स के लिए। हम यूएस के साथ को प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। सारे शब्द आपको याद रखने हैं। अगली कुछ न्यूज है। पैंगलों लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या हुआ है, एक आग लग गई है। ये लोकेशन देख लो आप, ये है नेपाल, ये है भूटान, असम और ये बंगाल है। ये जो एरिया है क्रिटिकल जंक्शन, नेपाल, भूटान, चाइना, इंडिया, थोड़ा दूर बांग्लादेश, ठीक है। इस लोकेशन में ये पैंगलों लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। यहाँ पे आग लगी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये ईस्ट सिक्किम में है, ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, भूटान, चाइना और नाथुला पास, जैलीपला पास, इससे चाइना एक्सेस कर सकता है। और ये न्योरा वैली नेशनल पार्क के पास में है, जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट एनिमल्स मिलते हैं। रेड पांडा यहाँ मिल जाएगा। रेड पांडा के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। हिमालयन मोराल क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फीजेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो यहाँ मिलेगी। रोडोडेंड्रन एक बहुत सुंदर सा फ्लावर होता है, बहुत सारे इंडिया के स्टेट से, शायद कश्मीर का भी ये स्टेट का फ्लावर है। ये मुझे याद नहीं है, आप लोग देख लेना ये रोडोडेंड्रन के रिगार्डिंग, ठीक है, इस फ्लावर के रिगार्डिंग। उसके बाद वाई द करंट फायर इज क्रिटिकल। देखो जब फायर लगती है बहुत सारी स्पीसीज हट होती है, हाईवे हट होता है, बायोडाइवर्सिटी, माइग्रेशन कॉरिडोर, क्लाइमेट सेंसिटिविटी, इन सारी चीजों को परेशान करता है, तो इसलिए फायर मुश्किल खराब है। दूसरा है ऑपरेशनल मेघाबुरु। ये ऑपरेशन कहां पे हो रहा है, पहली चीज झारखंड में हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये किस लिए हो रहा है, क्लाइमेट को बचाने के लिए हो रहा है कि टेररिज्म के लिए हो रहा है कि नक्सलिज्म के लिए हो रहा है, नक्सलिज्म के लिए हो रहा है। क्या इसमें हम जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। कल हमने 15 जो नक्सलाइट थे झारखंड के जंगलों में, उनको मार दिया है, तो यही वो न्यूज है, ठीक है। इवन वहां उनका जो लीडर है उनको भी मार दिया है। कौन सा फॉरेस्ट है, सरांदा फॉरेस्ट, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। हमारे 1500 पर्सनल वहां पे तैनात है, कोबरा की टीम भी गई है, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन वहां पे काम कर रही है, ठीक है। ये वाली बात हो गई वहां के, ठीक है। सिग्निफिकेंस ये है वहां की, मतलब हम इस प्रोग्राम का सिग्निफिकेंस ये है, पहला सिग्निफिकेंस ये है कि ये बैकबोन ऑफ नक्सलिज्म है। बहुत हद तक हमने पूरे देश से नक्सलिज्म को खत्म कर दिया है। ये लास्ट सेंटर में से सरांदा फॉरेस्ट वाज द लास्ट मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ नक्सलिज्म, ठीक है। सेफ कॉरिडोर बन जाएगा, क्रॉस बॉर्डर इंपैक्ट सी हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात होगी। तीसरा है मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये मिलिट्री क्वांटम मिशन क्या है, हमारे आर्मी पर्सनल, जो हमारे आर्मी है उन्होंने कल डिक्लेयर करा है कि हम आर्मी में इस मिशन के अंतर्गत, मिलिट्री क्वांटम मिशन के अंतर्गत, वाज ऑफिशियली अनवील्ड बाय इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, द फ्रेमवर्क इज हिस्टोरिकल क्वांटम जंप ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। हाँ, इंडियन आर्म फोर्स को हम एम्पावर करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी से। ये बात आर्मी पर्सनल ने बोली है। और किस मिशन के अंतर्गत करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी से एम्पावर, मिलिट्री क्वांटम मिशन के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेंस में साइंस एंड टेक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्थ को बढ़ा सकती है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से मिलिट्री को बढ़ा सकती है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये आंसर लिख सकते हो। अब आप देखो टेक्नोलॉजी किस तरीके से बढ़ा सकती है, क्वांटम कम्युनिकेशन। जब हम क्वांटम कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारे जो कम्युनिकेशन है उसको कोई हैक नहीं कर पाएगा।
इससे क्या हो जाएगा, कोई भी डेटा इंटरसेप्शन, अगर हम यहां पे बोलेंगे कि S400 को भाई मार दो, तो कोई हमारा S400 हैक नहीं कर पाएगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी वाली बात है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर है जो बहुत स्पीड से काम करता है। अब वॉर टाइम पे हमारे पास, वॉर जब चलता है तो हमारे पास टाइम कम होता है स्ट्रेटेजी को चेक करने के लिए। अगर आपके पास क्वांटम कंप्यूटर होगा तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो, और जो भी मल्टीपल टाइम किसी डेटा को एनालाइज कर सकते हो, जिससे आप, और क्वांटम कंप्यूटर से आप एनिमी के कोड को एक्सेस कर पाओगे। वॉर कितना सेंसिटिव है, वॉर में कौन सा प्लान काम करेगा, कौन सा प्लान काम नहीं करेगा, उसे आप चेक भी कर सकते हो बार बार उस कंप्यूटर के थ्रू। तीसरा ये है क्वांटम सेंसिंग। क्वांटम सेंसिंग ये है कि आप सेंस कर पाओगे कि कोई 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 सबमरीन, अंडर वाटर सबमरीन आपके पास में है कि नहीं है, क्वांटम टेक्नोलॉजी से, क्वांटम सेंसिंग से। या फिर सेंस कर पाओगे कि इंडिया कोई हमारे आसपास तो नहीं है, या फिर जो फॉरेन जो एनिमी टेरिटरी है वहां पे सेंस कर पाओगे कि वहां पे एनिमी टेरिटरी का जो वीक जोन है वो कौन सा है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि हमने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एरिया था उसमें अपनी मिसाइल डाल दी थी, हट करा था। तो हमने कैसे हट कर पाया, क्योंकि हमने सैटेलाइट की हेल्प से देखा कि उस जो उनका जो न्यूक्लियर जोन है वहां वो उसमें वीक जोन कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू ऑफ मिलिट्री पर्सनल, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने ये बोला था कि हमने जो एसी की जो विंडो होती है ना उस पर टारगेट करा था ऊपर से, ठीक है, तब जाके वो हट हुआ था वो एरिया। चौथा है क्वांटम मटेरियल्स। क्वांटम मटेरियल ये है, डेवलप मटेरियल एट द एटॉमिक लेवल। जब हम क्वांटम टेक्नोलॉजी होगी तो क्वांटम मटेरियल बनाएंगे, और क्वांटम मटेरियल क्या होते हैं, हल्के होते हैं। हमारे मिलिट्री पर्सन जब अगर एनिमी टेरिटरी में जा रहा है तो बहुत सारी चीज लेके जाए, पर वो अगर भारी होगी तो ज्यादा लेके नहीं जा पाएगा, अगर हल्की होगी तो लेके जा पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इस न्यूज के रिगार्डिंग। हाँ, और ये ऐसा नहीं है कि आर्मी के लिए ही है, ये नेवी और आर्मी दोनों का मिशन है, ठीक है। और ये देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, ये सारी बात है। इसमें कंक्लूजन ये है, द अल्टीमेट गोल इज टू शॉर्टन द ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट लूप। मतलब हर बार कोई भी आपको लूप, एक लूप रहता है ना कि भाई ऑब्जर्व देखना है, पहले उसको देखना है, फिर उसको ओरिएंट करना है, फिर डिसाइड करना है, फिर एक्ट करना है। तो ये जो लूप है ना ये फास्ट हो जाएगा जब आपके पास क्वांटम टेक्नोलॉजी होगी तो, ठीक है। इस तरीके से आज के न्यूज़पेपर हम खत्म करते हैं। दो एडिटोरियल थे, दोनों इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं और न्यूज थी जो हमने कवर करी है। प्लीज रेडी रहिए कल के लिए, और प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।